नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने देखा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं। भारत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत एक स्टेबल नेबर चाह रहा था, बट ऐसा हो नहीं पाया है। क्योंकि रीज़न क्या है, हमने देखा कि लंबे समय से शेख हसीना ने एक स्टेबिलिटी दे के रखी थी। फ़िलहाल तो शेख हसीना कोशिश कर रही हैं फिनलैंड, लंदन, उन्हें जहाँ पे भी असाइलम मिल जाए वहाँ पे वो पॉलिटिकल असाइलम ले लेंगे। बट एट द सेम टाइम हमें ये इशू जो अराइज़ हो रहा है इंडिया के लिए कितना चैलेंजिंग है और फ़िलहाल बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बन चुके हैं मोहम्मद यूनुस। ये एक नोबेल लॉरिएट हैं, यानी कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और ये अंतरिम सरकार जो बन रही है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, फ़िलहाल तो मिलिट्री जनता का इसमें बहुत बड़ा भाग रहेगा। मिलिट्री रूल यहाँ चलेगा। मतलब बेसिकली मिलिट्री रूल का मतलब है कि यहाँ पे मिलिट्री अभी पावर्स अपनी एक्सप्रेस करेगी, बट इवेंचुअली डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शंस होंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है जहाँ पे तख्ता पलट हो गया है बांग्लादेश में, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी इसी को लेके। इसके बाद बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंपॉर्टेंट चीफ्स की हत्याएं हुई हैं, और इसी वजह से शेख हसीना अब चली गई हैं। उनको डर था और उनकी बहन को भी डर था कि हमारा भी फेट जैसे हमारे फादर का था वैसा ही ना हो जाए। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग होने के तुरंत बाद अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की है और पूर्व प्रधानमंत्री खलीदा जिया को रिहा करने की भी बात की है। खलीदा जिया 2018 से जेल में थी, क्योंकि इनके ऊपर ग्राफ्ट का केस चल रहा था। इनको कम से कम 17 साल की जेल सुनाई गई थी, 17 साल की उम्र सुनाई गई थी। ये 78 साल की हैं और ये मेडिकली अनफिट हैं फ़िलहाल। और मेडिकली अनफिट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या ऐसे स्थिति में इनको रखना जेल में सही है या नहीं। और ये 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं बांग्लादेश की खलीदा जिया, और ये शेख हसीना की आर्च राइवल भी मानी जाती थी। अब क्योंकि हमारी फ्रेंडलीनेस शेख हसीना के साथ ज़्यादा थी, साथ ही साथ जब खलीदा जिया पावर में थी तब उस समय बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट्स इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे थे, इसलिए इनके साथ रिलेशनशिप इंडिया का तो है नहीं। छात्र प्रदर्शनकारियों ने एक वीडियो में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को प्रस्तावित अंतरिम सरकार के लिए मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव दिया है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले विरोधी छात्र आंदोलन के एक प्रमुख समन्वयक नाहिद इस्लाम ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में बनाया जाना चाहिए। यूनुस ने कहा हसीना के इस्तीफा से देश आज़ाद हुआ। मतलब ये ऐसा नहीं था कि भारत नहीं जानता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। इनफैक्ट बहुत लंबे समय से जो अनरेस्ट चल रहा था बांग्लादेश में, ये बेसिकली उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। अनरेस्ट जो बांग्लादेश में चल रहा था स्पेसिफिकली जॉब कोटास को लेके, क्योंकि 30% का जॉब कोटा उन लोगों को दिया जा रहा था जो 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन को दिया जा रहा था। और ये गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा 56% हो गया था इस वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की वजह से हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो 1971 में हमने पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया था बांग्लादेश को। तो नोबेल प्राइज़ विजेता मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश को एक आज़ाद देश भी कहा है। यूनुस ने हसीना पर उनके पिता मुजीबुर रहमान की विरासत को ख़त्म करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा जब तक हसीना पीएम थी हमारा देश गुलामी में रह रहा था, एक तानाशाह की तरह उनको देखा जा रहा था। आज देश के सब लोग आज़ाद महसूस कर रहे हैं और हिंसा और तोड़फोड़ हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। पर क्या हिंसा और तोड़फोड़ सच में होना चाहिए था? यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता से वैसे उम्मीद नहीं थी। भले ही आप किसी भी रूलर के अगेंस्ट बोल सकते हैं, पर क्या हिंसा को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? ये तो नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यही छात्र और देश के युवा पीढ़ी मिलकर बांग्लादेश को आगे भी बढ़ाएंगे। मोहम्मद यूनुस का जन्म 1940 में हुआ था और 1983 ग्रामीण बैंक की स्थापना इन्होंने की थी, जिसकी वजह से इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। 2006 में शांति पुरस्कार मिला था और 2007 में राजनीतिक पार्टी नागरिक शक्ति भी इन्होंने बनाई थी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओपोनेंट्स ऑफ शेख
शेख हसीना की नज़र से देखे जाते थे। इसके अलावा इनका जन्म वैसे 28 जून 1940 को बांग्लादेश के चिटगांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता एक बहुत ही सफल सुनार थे। उन्होंने बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय में अपने स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी की और फिर उसके बाद वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उसके लिए फुल ब्राइट छात्रवृत्ति भी प्राप्त की, जहां उन्होंने 1969 में पीएचडी भी की। अगले वर्ष वे बांग्लादेश लौटने से पहले मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर भी बने, या उन्होंने चटगांव विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग का नेतृत्व भी किया। 1983 में मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जिसकी स्थापना इस विश्वास पर की गई थी कि ऋण एक मौलिक मानव अधिकार है, यानी कि हर व्यक्ति को ऋण का पूरा अधिकार है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं दिया जा सकता है जो बहुत ज़्यादा हेफ्ट वाले हो और ग्रेविटी वाले हो, नहीं, आप सबको दे सकते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य गरीब लोगों को उनकी शर्तों पर ऋण प्रदान करना था। यहाँ ध्यान रखना है, उनकी शर्तों पर ऋण प्रदान करना था। उन्हें कुछ अच्छे वित्तीय सिद्धांत सिखाकर गरीबी से बाहर निकालने में मदद करना था, ताकि वे खुद की मदद कर सके। और अपने देश में टोकरी बुनने वालों को व्यक्तिगत ऋण के रूप में छोटी राशि के रूप में भी शुरू किया था उस समय देना। यह काम सूक्ष्म ऋण के माध्यम से वित्तीय क्रांति लाने वाले एक विश्व आंदोलन के रूप में विकसित हुआ और 2006 में इसी वजह से नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। कई अन्य पुरस्कार भी इनको मिले हैं, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, मोहम्मद शब्दीन अवार्ड फॉर साइंस भी मिला है। श्रीलंका में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है 1993 में। केयर यूएसए वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला है इनको। इसके बाद वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन यूएसए स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार किंग हुसैन ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप अवार्ड भी मिला है। 1998 से 2021 तक संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के बोर्ड के सदस्य के रूप में भी काम किया है। 2007 में इन्होंने बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने के प्रयास में अपनी स्वयं की सिटीजन पावर पार्टी स्थापित की, लेकिन अस्थिरता और सैन्य शासन के कारण उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी। 2008 में शेख हसीना की सत्ता में वापस आने के बाद इस गरीबी के बैंकर को शासन से कानूनी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए। राज्य द्वारा चलाए गए बदनामी अभियान में समलैंगिकता को भी बढ़ावा देने का आरोप लगाया और समलैंगिकता इस्लाम में पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें 2011 में ग्रामीण बैंक से बाहर कर दिया और 2022 में उन पर गबन का भी आरोप लगाया। उनके नाम पर अभी भी 100 से अधिक आरोप लगे हुए हैं। यूनुस को जनवरी में अदालत में 6 महीने जेल की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन मार्च में उन्हें जमानत भी मिल गई। अगर बात करें बांग्लादेश में फ़िलहाल जिस तरह से सत्ता परिवर्तन चल रहा है, उसकी भी जानकारी हमारे पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस बनवाती हैं। अब भाई बांग्लादेश से ज़्यादा क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन मेंस में तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, बट यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी मोहम्मद यूनुस इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व प्राइम मिनिस्टर विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया। ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की सेकेंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी और बांग्लादेश की पहली प्राइम मिनिस्टर थी। आखिरी बार ये 2001 से 2006 के बीच में प्राइम मिनिस्टर रही हैं और उस समय भारत के खिलाफ बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स काम कर रहे थे। 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में इन्हें 17 साल की जेल सुनाई गई थी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए, तोड़फोड़ और आगजनी भी करने लगे। वो बहुत ही दुखद भी था। राजधानी ढाका में 4 लोग सड़क पर उतर गए, जगह जगह तोड़फोड़ करते रहे। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। सोमवार को 6 लोग मारे भी गए। बांग्लादेश की आर्मी ने देश की प्रमुख पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक भी की। 18 सदस्यीय की एक अंतरिम सरकार भी प्रस्तावित की गई है। यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने 2 हाईवे पर कब्जा भी कर लिया है। अब भारत किस प्रकार से इस चीज़ को लेके अपसेट है, साथ ही साथ डिसअपॉइंटेड भी है, और साथ ही साथ हम किस प्रकार की यहाँ पे कह सकते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहे हैं, ताकि हमारे जो हम बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जितने भी स्टेट्स बांग्लादेश के साथ इतना लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, वो किस प्रकार से सुरक्षित रहे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस समय बांग्लादेश भारत की सीमा पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। एयर इंडिया और इंडिगो को भी ढाका जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, बांग्लादेश हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी है। स्पेसिफिकली नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट में और इधर में। और यहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज आने की भी आशंका है। बांग्लादेश वैसे तो म्यांमार के रखाइन स्टेट से भी अपनी सीमा साझा करता है और रोहिंग्या मुसलमान इधर से बहुत आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हमें डर है कि अस्थिरता बढ़ी रहेगी तो पाकिस्तान भी बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट्स के थ्रू यहाँ पे कार्य कर सकता है और भारत के लिए चुनौती हो जाएगी। विपक्षी पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे प्रदर्शनकारी छात्रों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। खलीदा जिया ने लोगों से नई सरकार बनाने तक शांत रहने की अपील भी की है। अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के पक्ष में अमेरिका है। फिलहाल अमेरिका ने बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट को लेकर पहली बार रिएक्शन दिया और ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक अमेरिका ने अंतरिम सरकार बनाने के निर्णय का स्वागत भी किया है। अमेरिका कह रहा है हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने सभी पक्षों को हिंसा से बचने की अपील भी की है। बांग्लादेश की राजनीति में सेना का क्या प्रभाव रहा है? सेना बहुत ज़्यादा पावरफुल है बांग्लादेश में। किस प्रकार से है वो भी देख लेते हैं। बांग्लादेशी लोकतंत्र के उतार चढ़ाव भरे इतिहास में समय समय पर सेना द्वारा हस्तक्षेप देखा गया है। सेना ने नवंबर 1975 में मुख्य न्यायाधीश अबू सदात मोहम्मद साइम को राष्ट्रपति नियुक्त किया था। 1977 में जनरल जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने। 1981 में उनकी हत्या हो गई। जियाउर रहमान की वाइफ थी खलीदा जिया, ठीक है। फिर उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अब्दुस सत्तार को माफ़ कीजिएगा 1982 में तख्ता पलट के जरिए हटा दिया गया था। तो ये ऐसी पहली बार नहीं हुआ कि यहाँ पे तख्ता पलट पहली बार देखा जा रहा है। इससे पहले भी बहुत बार देखा गया है। सेना प्रमुख एचएम इरशाद ने सत्ता संभाली, लेकिन व्यापक अशांति के कारण 1990 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जनरल जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया और शेख हसीना ने अपनी सरकारें बनाई। इस बीच 1996 में तख्ता पलट की कोशिश फिर से हुई। 2006 में खलीदा के कार्यकाल के अंत में व्यापक अशांति के बाद सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति से आपातकाल घोषणा करने की भी बात करी थी। जनवरी 2007 से लेकर दिसंबर 2008 तक एक कार्यवाहक सरकार बनी सत्ता रही। उसके बाद 2008 में सत्ता में वापस आने के बाद हसीना ने यह सुनिश्चित किया कि सेना वापस बैरकों में लौट जाए। यानी कि किसी भी कंट्री की सेना को इतना पावरफुल कभी नहीं होना चाहिए कि वो तख्ता पलट इतनी आसानी से कर ले। जैसे कि आप पाकिस्तान भी देख रहे हो, वहाँ पे सेना ही असल में कार्य कर रही है। म्यांमार में भी सेना है और अगर बांग्लादेश में भी सेना आ जाएगी तो अस्थिरता और बढ़ जाएगी भारत के लिए, ठीक है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी खामियों के जरिए सैन्य हस्तक्षेप की गुंजाइश कम कर दी और बांग्लादेश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से फिर से पुष्टि भी की। इसके अलावा अगर हम बात करें, शेख हसीना ने ब्रिटेन जाने की योजना बनाई है, बट ऐसा क्यों ये भी देखना ज़रूरी है। सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली उन्हें जितना समय लगे उतने समय तक देश में रखने की योजना बना रही है। हसीना लंदन जाने की योजना बना रही थी क्योंकि उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटिश संसद की सदस्य भी हैं। ट्यूलिप ट्रेजरी की आर्थिक सचिव हैं और हैम्पस्टेड और हाईगेट से लेबर सदस्य भी हैं, सांसद रही हैं। तकनीकी चुनौती ब्रिटेन के आव्रजन नियमों में से उत्पन्न हो रही है, जिसमें किसी व्यक्ति को शरण या अस्थायी शरण लेने के लिए ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब यहाँ लंदन यानी कि यूके देना नहीं चाह रहा है इनको। अब ब्रिटेन ने क्या कहा है? ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लेमी ने सोमवार को जब अपना बयान जारी किया तो ब्रिटिश स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। बांग्लादेश में पिछले 2 सप्ताहों में अभूतपूर्व स्तर की हिंसा और दुखद जानमाल की हानि देखी गई है, जब से ऋषि सुनाक वहां के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। सेना प्रमुख द्वारा एक संक्रमणकालीन अवधि की घोषणा की गई है। अब सभी पक्षों को हिंसा को समाप्त करने, शांति बहाल करने, स्थिति को कम करने और किसी भी तरह की जानमाल की हानि से रोकने के मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। क्यों भाई? अगर शेख हसीना वहाँ चली जाएंगी, वहाँ बहुत लंदन में तो बहुत पाकिस्तानी रहते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से हिंसा फिर से जागरूक हो सकती है। उन्होंने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश के लोग पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्रता जांच के हकदार भी हैं। ब्रिटेन चाहता है कि बांग्लादेश को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाए। ब्रिटेन और बांग्लादेश के लोगों ने बीच गहरे संबंध और राष्ट्रमंडल के मूल्य को साझा किया है। हसीना को शरण देने या शरण देने पर ब्रिटेन के विचार करने की कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में किस प्रकार से शरणार्थियों के लिए नियम रखे गए हैं, पॉलिटिकल असाइलम भी अगर कोई सीख करने जाता है तो ब्रिटेन के बाहर से शरण लेने के लिए आवेदन करना संभव नहीं है।
यूके में आने के बाद कोई व्यक्ति शरण मांग सकता है, मतलब जब आप यूके में एंटर कर जाओ उसके बाद आप मांगो, बट बाहर से नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास वैध वीज़ा नहीं है, उनके पास अब कोई राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट भी नहीं है, इसलिए हसीना को यूके में प्रवेश करने और फिर शरण मांगने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है। लेकिन वह यूके से बाहर है, इसलिए वह शरण लेने के लिए यात्रा नहीं कर सकती। एक बार शरण का अनुरोध किए जाने के बाद प्रत्येक शरण दावे पर मामले दर मामला आधार पर, मतलब केस टू केस बेसिस या व्यक्तिगत की योग्यता देखने पर होता है। हसीना राजनीतिक उत्पीड़न के से सुरक्षा के लिए शरण या अस्थायी शरण लेना चाह रही हैं। शरण राज्यों पर क्या नियम रखा है? ब्रिटेन सरकार की एक वेबसाइट के मुताबिक सुरक्षित और कानूनी रास्ता शरण का दावा करने के लिए उपयुक्त मार्ग नहीं है। यूके सरकार ने यह भी कहा कि शरण लेने वाले व्यक्ति को पहले से ही सुरक्षित देश में होना जरूरी है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा, मुसीबत में फंसे लोगों को शरण देने का ब्रिटेन का रिकॉर्ड काफी गौरवपूर्ण भी रहा है। अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार को लेकर कितनी बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, इसको भी जानना ज़रूरी है। देखो, व्यापार के लिहाज से बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है और एशिया में चीन के बाद भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में उनका कुल द्विपक्षीय व्यापार $13 बिलियन रहा है और बांग्लादेश भारत के कपास के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और भारत का कुल कपास निर्यात का 34.9% रखता है, जो कि $2.4 बिलियन है। बांग्लादेश को भारत द्वारा किए जाने वाले अन्य प्रमुख निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद और अनाज भी शामिल हैं। बांग्लादेश से भारत का सबसे बड़ा आयात रेडीमेड गारमेंट है, जिसकी कीमत वित्त वर्ष 2024 में $391 मिलियन थी। अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश ने ढाका के व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान एक एफटीओ पर भी चर्चा शुरू की। एफटीओ भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों पर सीमा शुल्क को कम या खत्म करता है। अब यहाँ पे बेसिकली एफटीओ भी क्वेश्चन में आ सकता है। जो नई सरकार आ रही है वो बुनियादी ढांचों में भी बदलाव करेगी। अगर बात करें, यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए मानदंडों को आसान बनाएगा। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित 2012 के एक कार्यपत्र में अनुमान लगाया गया था कि माल के लिए पूर्ण एफटीए से भारत को बांग्लादेश के निर्यात में 182% की वृद्धि भी होगी, जबकि आंशिक एफटीए से 134% की वृद्धि के बारे में बताया था। ठीक है, यह स्पष्ट नहीं है कि अंतरिम बांग्लादेशी सरकार या उसके बाद आने वाली सरकार के तहत एफटीए योजना आगे बढ़ेगी कि या नहीं। सबसे बड़ा सरदर्द यह है। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं, फिलहाल जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतने सारे बुनियादी ढांचे बन रहे हैं, चाहे वो कोलकाता पेट्रापोल से होते हुए अखौड़ा अगरतला अखौड़ा रेल लिंक हो, चाहे वो और इम्पॉर्टेंट रेल लिंक्स हों जो इंडिया के नॉर्दर्न एरिया ईस्टर्न एरियाज़ को बांग्लादेश के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुनियादी ढांचे हैं जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने इन्वेस्ट किया है। अब देखते हैं इसका क्या होगा। देखो, विदेश मंत्री के अनुसार भारत बांग्लादेश संबंधों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। जहाँ सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह के बुनियादी ढांचों में विकास हो रहा है, उसके लिए 2016 से बांग्लादेश को $8 बिलियन की 3 ऋण लाइनें भी दी गई, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया है। नवंबर 2023 में 2 संयुक्त परियोजनाएं अखौड़ा अगरतला सीमा पार रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन भी किया गया था। हाल ही में अखौड़ा अगरतला लिंक, जो भारत की मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है, दोनों देशों के बीच में एक छठी सीमा पार रेल लाइन थी। इससे अगरतला और कोलकाता के बीच जो यात्रा का समय था ये 31 घंटे से घटकर 10 घंटे हो गया है। इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापार सब बढ़ रहा है, लोगों के बीच कॉन्टैक्ट भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार भारत बांग्लादेश संबंधों में व्यवधान से भारत की पूर्वोत्तर तक पहुंच सीमित हो सकती है। स्पेसिफिकली चिकन स्नेक, जो सिक्किम के पास से बहुत पतला सा कॉरिडोर है और यहाँ पे अगर हमारी पहुंच कमज़ोर हो गई तो पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह कट सकता है। अगर बात करते हैं अन्य देश जिनके प्रमुख नेताओं ने देश छोड़ा, इससे पहले देख लेते हैं उनके बारे में, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो और कौन कौन से? श्रीलंका की अगर बात करें तो वर्षों से आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा 2022 में एक बड़े आर्थिक संकट के रूप में सामने आया। इसके कारण विदेशी मुद्रा की कमी हुई, जिससे श्रीलंका सरकार के लिए तेल जैसी बुनियादी वस्तुओं के आयात का भुगतान करना मुश्किल हुआ। रोज़मर्रा की वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की कीमतों आसमान छू गई, असमान रूप से बढ़ती गई। साथ ही लंबे समय तक बिजली की कटौती भी हुई। अरागालिया सिहनी भाषा में संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। उस समय उभरे बड़े पैमाने पर नेतृत्वहीन सरकार विरोधी आंदोलन का नाम बन गया। दशकों से श्रीलंका की राजनीतिक में प्रमुख नेता रहे राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा की मांग का सामना करना
करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने छोड़ भी दिया था राष्ट्र। अफगानिस्तान की बात करें तो 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और नाटो सेना 2 दशकों से वहाँ पे सैन्य उपस्थिति बरकरार रखी थी, क्योंकि उनको तालिबान को जड़ से उखाड़ना था, पर यह हो नहीं पाया। और यहाँ पे इवेंचुअली जब अमेरिका और यूके की सरकार हटी, यहाँ पे अशरफ घानी जी ने देश छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा लग रहा था। घटनाओं की तेजी से दुनिया में आश्चर्यचकित कर दिया था। भले ही इस्लामी आतंकवाद समूह 15 अगस्त को काबुल पर नियंत्रण स्थापित करने से पहले अन्य प्रमुख शहरों पे आगे बढ़ रहा था। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। 1983 में मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। मोहम्मद यूनुस ने 2006 में माइक्रो फाइनेंस में अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी पाया था। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन द क्लास एंड आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी एंड यू हैव टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।